ऑब्जेक्टिव के इस महासंग्राम में मैं आनंद कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने तीनों स्टूडेंट के साथ। और फिर से आज हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10th के इस ऑब्जेक्टिव के महासंग्राम में। चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। और हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग कल 75 तक कर चुके हैं और 75 के बाद 76 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जब 76 के बारे में बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? आयरन, कॉपर, निकेल और टीन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? आयरन, कॉपर, निकेल, टीन। कौन सा? टीन। क्या कि आयरन, कॉपर और निकेल जो है वो हम जानते हैं कि वो धातु है और टीन जो है वो अधातु। अधातु नहीं, उपधातु है। किस कौन सी है? उपधातु। अब 77वां क्वेश्चन है कि धातु के द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जा सकता है? यानी कोई मेरे पास मान लो कि एलिमेंट है, कोई क्या है? एलिमेंट है। और कोई अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के अंदर से कोई अगर तत्व है, क्या है? कोई तत्व अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? हम बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की बाहर निकालते हैं। तो वो धातु उस धातु का तत्व का वो क्या कहा जाएगा? संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। कौन सी का लगा? जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है? सोडियम है और सोडियम के अंदर से जब हम इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर से जब हम त्याग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सोडियम प्लस आता है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये इसका क्या कहलाता है? संयोजकता के नाम से भी हम उसको जानने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे? धातु से किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है? अधातु के अंदर। मान लो क्लोरीन है तो इस क्लोरीन के अंदर ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो Na है ये Na से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आयनिक। कौन सा? आयनिक। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था प्लस जो ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है वो क्लोरीन के पास जो निगेटिव रहता है। कौन सी रहता है? तो ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्लोरीन जो है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है और उसी के कारण यहाँ पे बनता है कौन सी? NaCl बनता है। और ये आयनिक यौगिक के रूप में हम इसको जानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं लिखा हुआ अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? अधातु का ऑक्साइड मान लो कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, और इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं? जल के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनता है? अम्ल बनता है। क्या बनता है ये? तो यहाँ पर ये H2CO3 जैसे चीज का निर्माण करता है। तो ये अम्ल की रचनाएं करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, न उच्च होते हैं न निम्न होते हैं, अर्थात समान होते हैं, या सभी कथन सत्य है? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगर इसी के कंपैरिजन में हम सहसंयोजक का गलनांक क्वथनांक करें तो उससे वो क्या होगा? वो निम्न होगा। इसका जो होगा क्या होगा? उच्च होता है। क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो सहसंयोजक के मुकाबले में थोड़ा सा मजबूत होते हैं और इसके लिए उसका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा? अल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, आयरन। सोडियम का सर। किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा? तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। और सोडियम किस ग्रुप का है? हाँ, दूसरा। किस ग्रुप का है? दूसरा सोडियम। दूसरी बात ये नेचर में कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। क्या होता है? अगर हम बात करें तो अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन जो होता है वो पूर्ण रूप में क्या होता है? ठोस रूप में पाया जाता है। जबकि अगर हम सोडियम का बात करें तो हम जानते हैं कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं और इसको हम खुला अवस्था में रखते नहीं है। किसके साथ रखते हैं इसको सर? मतलब कि माटी तेल के साथ। कहाँ? केरोसिन तेल। किसके अंदर? केरोसिन तेल के अंदर डुबो के इसको हम रखने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? ब्रोमीन किस ग्रुप का? ब्रोमीन किस ग्रुप का? 17वां ग्रुप में और कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसके अंदर इसको नोबल गैस जैसा, यानी नोबल गैस किस 18वां ग्रुप की? 18वां ग्रुप में कौन एलिमेंट आता है?
हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, हाँ, xenon। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो उसके तरफ बनने के लिए इसको क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? एगो। कितनी की? एगो इलेक्ट्रॉन की इसकी इसको जरूरत होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका संयोजकता हो सकता है? इसका नहीं, क्लोरीन का क्लोरीन का हाँ, हो सकता है, एक हो सकता है। अच्छा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 7 सर। कितना रहेगा? 7। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, क्रोमियम। मैग्नीशियम होगा। कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या करता है? स्थायी होता है। क्योंकि अच्छा, इसकी ये किस ग्रुप का है? मैग्नीशियम का हाँ, दूसरा ग्रुप का। किस ग्रुप का ये? दूसरा। और दूसरा ग्रुप का अगर मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम अपने अंदर से क्या इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और +2 बन जाता है क्योंकि इसका 12 इलेक्ट्रॉनिक 12 जो होता है वो क्या होता है? इसका परमाणु संख्या। जबकि इसके बगल निकटतम जो परमाणु संख्या 10 होता है वो क्या होता है? ऑक्टेट नियॉन होता है। और नियॉन की तरफ बनने के लिए इसके अंदर से बेचारा के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलना पड़ता है, तब जाके ये क्या होता है? अस्थायी होता है। यानी अपने आप को अस्थायी करने के लिए जिंदगी में कुछ चीज का त्याग भी करना पड़ता है या कुछ चीज का ग्रहण भी करना पड़ता है जिंदगी में, तब जाके वो अस्थायी हो पाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी क्या बनाया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में, यानी जब हम विद्युत डाल के यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब हम उसको ब्रेक डाउन करने के कारण करते तो उसमें अशुद्ध धातु को बनाया क्या जाता है? एनोड। क्या बनाया जाता है? एनोड। और शुद्ध रूप से जो होता है उसको हम क्या करते हैं? कैथोड के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारा ज्योग्राफी सबके लिए भी कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का क्या होते हैं? अयस्क के रूप। यानी बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में, झारखंड में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में सोडियम का एक अयस्क होता है साल्टपीटर। दक्षिण अमेरिका याद रहे कि ना याद रहे वो दूसरी बात है, लेकिन सोडियम का अयस्क जो है वो चिली साल्टपीटर है, ये जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है? AU, Na, Hg, Cu। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु AU, Na, Hg, Cu। Na होगा सर। कौन सी होगा? Na। सोडियम क्रियाशीलता काय की पोटासियम से स्टार्ट होता है और नीचे में उसके नीचे क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम आता है, तो ये उसके बाद आता है, तो सोडियम इसके अंदर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण। परिष्करण मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण, निकालना। तो सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा, चुनकर, चंबुक द्वारा, अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा इसका परिष्करण करवाया जाता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ गर्म करने पे कौन सा यौगिक बनेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड। कौन सी? मैग्नीज डाइऑक्साइड। यानी Mn, मैग्नीज होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है, MnO2। मैग्नीज ऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ जब हम क्या करते हैं? ऑक्साइड बनाने का गर्म करते हैं तो क्या बनता है? MnO4। याद रखना, MnO4 एक। दूसरा में बताया गया है कि Al2O3। तीसरा बोला गया है कि AlO2। चौथा बोला गया है कि Ma2O। क्या बनाया जाता है? Al2O, यानी अल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है वो? अल्युमिनियम का। मैग्नीज से वो क्रियाशील ज्यादा ऐसे भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इससे क्या जाता है? द्रव चलित धुलाई, फैन फ्लावन प्रक्रम, विद्युत चंबकीय पृथक्करण, इनमें से कोई नहीं। द्रव चलन धुलाई। क्या? ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए क्या जाता है? उसको कौन सी? द्रव चालित धुलाई। यानी द्रव के अंदर से उसको एक चलनी के थ्रू बहाया जाता है, उसके थ्रू क्या जाता है। चल, अगला क्वेश्चन है, जिंक और एल्युमिनियम में कौन अधिक क्रियाशील है? जिंक, एल्युमिनियम, दोनों या कोई नहीं? एल्युमिनियम। कौन? एल्युमिनियम। क्रियाशीलता श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रियाशीलता श्रेणी के अंदर से आप बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है वो कर सकता है, इसलिए उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रामबाण है वो। अगला क्वेश्चन है कि
अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघटन करने पे शुद्ध तांबा जमा होता है कैथोड पर, एनोड पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। कैथोड कौन सी पर? कैथोड किस पे जमा होता है? कैथोड। कैथोड पे। अम्लीय CuSO4 का विलयन जब अपघटन होता है तो तांबा जो होता है वो शुद्ध होता है, तो किस पे होता है? कैथोड कैथोड पे। पे। और अभी हम बोले थे अशुद्ध रूप में जो रहता है वो किस पे जाएगा? एनोड पर। एनोड पे जाएगा। किस पे जाएगा? एनोड पर। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन करने पे कॉपर सल्फेट विलयन में कैथोड, विद्युत अपघटन, एनोड या इनमें से कोई नहीं। अम्लीय कॉपर सल्फेट, कौन सी? अम्लीय CuSO4 अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत विच्छेदन करने पे कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो कैथोड पे जाएगा या विद्युत अपघटन होगा या एनोड पे जाएगा या कोई नहीं। विद्युत अपघटन होगा। कौन सी होगा इसका? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन होगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, अम्लीय कॉपर सल्फेट में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अम्लीय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पंख, गैंग, एनोड पंख, इनमें से कोई नहीं। एनोड पंख। क्या कहा जाता है? एनोड पंख। एनोड पंख के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जब अशुद्धियां रहता है तो उसको हम गैंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें एनोड पंख का। अच्छा, सिनेबार को गर्म करने पे ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। पूर्ण गर्म करने पे कौन सी धातु अपचित होते हैं? PT, ZN, CO, HG। सिनेबार सिंदूर को, हाँ पता है, कौन सी होता है? मरकरी प्राप्त होता है, याद रखना। सिनेबार सिंदूर का भी वो होता है ऑप्शन। चल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, Hg, Ag, Au। कॉपर। कौन सा? कॉपर। हाँ, ज्यादा होता है। और बार बार बोले क्रियाशीलता श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि क्रायोलाइट अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, अल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। 98 नंबर का क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, धातु के ऑक्साइड को, गर्म कर। हाँ, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया करने से, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करने पर। धातु के ऑक्साइड को गर्म करने पर। कौन सी पर? गर्म करने पर। हाँ, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले तत्व का निष्कर्षण कैसे होता है? धातु के ऑक्साइड को गर्म करने। अच्छा, उसी में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। उसी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। धातुओं को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करके, धातु के ऑक्साइड को अल्युमिनियम के द्वारा अपचयित करने पर, और उसके बाद विस्थापन द्वारा धातु के ऑक्साइड को ऑक्सीजन कार्बन द्वारा अपचयन करने पे। हाँ। यानी सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातु होता है ना, अच्छा, सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातु रहता है वो कौन होता है? कॉपर, आयरन सब जो होता है, हाँ सर। ऊंची कॉपर, कॉपर, आयरन सब, उस धातु को, उस मतलब मध्य में जो सक्रियता श्रेणी, तो उस धातु को क्या बोला गया? जिसके अंदर कॉपर, आपका आयरन सब आता है, कैडमियम सब आता है। क्या आता है? कैडमियम। तो उसमें क्या बताया जाता है कि इस धातु को क्या किया जाता है? इस धातु के ऑक्साइड को बदलकर कार्बन के द्वारा, किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा जब अपचयित करवाते हैं ना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन के या कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाता है, और तब वो हमारे पास मिलता है धातु के रूप में। ठीक। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन है सल्फर के एसिड के नाम पे क्या हो सकता है? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फेट। सल्फाइड। कौन चीज? सल्फाइड। यानी अगर हम बात करें सल्फर जो है वो किसके रूप में? सल्फाइड के रूप में। किसके रूप में? सल्फाइड। SO3 के रूप में। SO3 जो होता है वो होता है सल्फाइड। SO3 क्या होता है? सल्फाइड। तो ये सल्फाइड। और SO4 जो 2- होता है वो क्या होता है? सल्फेट। क्या होता है? सल्फेट। तो ये सल्फाइड के रूप में, कॉपर सल्फाइड के रूप में रहता है, तो वहां से बताया जाता है कि हम कॉपर की प्राप्ति करते हैं। और उसके बाद भी है, तो अब भी हम लोग 125 क्वेश्चन का फिर से डिस्कस किए हैं, और 100 क्वेश्चन हम लोग का इसके अंदर पुर गया, और एटलीस्ट कल जो होगा वो आपका शायद इसके अंदर लास्ट ही होगा। क्या होगा? लास्ट होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके तक पहुंचेगा, और इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन करके आपके लिए मजेदार बनाने का काम करेंगे।